गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 4 मार्च और आज के करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 ये उत्तराखंड ऋषिकेश में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 1 से 7 मार्च के बीच में। और इस साल जो भारत पर्व है इसका मेन अट्रैक्शन इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ही है। 2022 में थीम इसकी थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ऋषिकेश की बात करें क्योंकि ऋषिकेश में ही इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ऋषिकेश राइट बैंक ऑफ द गंगा रिवर। क्वेश्चंस पर आते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो ये जो दिन है 3 मार्च के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इसके बारे में देखें तो ये दिन जो है इसकी शुरुआत की थी 2013 से। किसने? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था कि 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाएंगे। ये प्रपोज किया था थाईलैंड ने, तो आपको ये भी याद रखना है, प्रपोज किया था थाईलैंड ने टू सेलिब्रेट एंड रेज अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। 1973 में इसी दिन साइट्स का अडॉप्शन किया गया था। साइट्स क्या है? तो बेसिकली एक मल्टीनेशनल ट्रीटी है जिसके तहत जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि फौना और फ्लोरा है उनको बचाने का काम करते हैं। जो भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रहे हैं उनके लिए काम किया जाता है। तो 1973 में ये अडॉप्ट की गई थी। इसी को याद रखने के लिए इसी के तहत इसको ये दिन को थाईलैंड ने प्रपोज किया था कि 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाए ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके इस बारे में। थीम 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या रखी गई है? पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यहाँ पर अगेन फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं, देख लेते हैं। 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, फिर 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, 13 फरवरी को ही नेशनल वुमेंस डे मनाते हैं। सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन। 20 फरवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। देन 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड जो दिया गया है वो इस बार किसे मिला है। नेक्स्ट देखिए, 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे और 28 फरवरी को होता है नेशनल साइंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाज लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच प्लेस? सिर्फ इंडिया की नहीं, एशिया की लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस ये शुरू हुई है और इसे फ्लैग ऑफ कहाँ से किया गया है? तो याद रखिएगा श्रीनगर से किया गया है। श्रीनगर जो कि है जम्मू कश्मीर में। और ये जो साइकिल रेस है ख़त्म होगी जाकर कन्याकुमारी तमिलनाडु में। जो हमारे देश का लॉन्गेस्ट हाईवे है नेशनल हाईवे 44, इसे कवर करेगी ये रेस और डिस्टेंस लगभग 3651 किलोमीटर्स का, पासिंग थ्रू 12 मेजर स्टेट्स, 3 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड ओवर 20 मेजर सिटीज़ ऑफ द कंट्री। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और इस रेस को वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन के द्वारा एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैम्पियनशिप का स्टेटस भी दिया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क, ये नागपुर महाराष्ट्र में सेटअप किया जा रहा है। एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट इंदौर एमपी में। एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस ये लहरागागा पंजाब में। फिर इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बिहार में फाल्गु नदी के ऊपर इसको बनाया जा रहा है बिहार में, इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट ये हजीरा गुजरात में। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जयपुर राजस्थान में। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क गुरुग्राम हरियाणा में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल? SSB जो है, बहुत लोग तैयारी करते हैं इसके लिए, एग्जाम्स देते हैं, तो याद रखिएगा सशस्त्र सीमा बल इसकी नई डायरेक्टर जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया? तो ये आप किन्हें देख रहे हैं? ये हैं रश्मि शुक्ला। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। IPS ऑफिसर हैं ये महाराष्ट्र कैडर की और करेंटली ये CRPF में एडिशनल DG के रूप में काम कर रही हैं। SSB में अब इनको DG नियुक्त कर दिया गया है। SSB जो है हमारा ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर काम करने के लिए फोर्स है जो सेटअप किया गया था 1963 में और हेडक्वार्टर है SSB का नई दिल्ली में। यहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट डायरेक्टर जनरल देखते हैं। CISF के कौन है? शीलवर्धन सिंह हैं। CRPF के हैं सुजॉय लाल थाउसेन। BSF के हैं सुजॉय लाल थाउसेन एडिशनल हैं। फिर SSB की रश्मि शुक्ला हैं। ITBP अनीश दयाल सिंह। NSG MA गणपति। असम राइफल्स प्रदीप चंद्रन नायर और इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं VS पठानिया। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर? कौन नियुक्त करता है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे करंट में कहाँ से आ गया, ये तो स्टैटिक का पार्ट है।
तो अभी बताती हूँ, रुकिए थोड़ा। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। संविधान में बोला गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करें। अभी हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नाम से भी जानते हैं, ने अभी अपनी जजमेंट दी है, अभी अपनी रूलिंग सुनाई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, इनके अपॉइंटमेंट जो होगा ना इनका, वो एक एडवाइजरी कमेटी के द्वारा किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा, और बाद में वो एडवाइजरी कमेटी प्रेसिडेंट को नाम भेजेगी डिसाइड करके, और फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ये एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन होगा? पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं नियुक्त किया गया है, कोई भी अपॉइंटेड नहीं है, तो उस टाइम पर क्या होगा? सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी जो है उसका कोई एक नेता इस कमेटी में शामिल होगा, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI, ये 3 लोगों से मिलकर ये कमेटी बनेगी। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर इन दोनों पोस्ट के लिए नाम उन्हें सजेस्ट करेंगे, और फिर प्रेसिडेंट उन्हीं को नियुक्त करेंगे। ठीक है, अभी तक आप पूछेंगे कि अभी तक कैसी प्रक्रिया थी, तो देखिए संविधान में सीधा सीधा यही लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और प्रॉपर कुछ नहीं बताया था कि प्रक्रिया क्या होगी अपॉइंट करने की। तो अभी तक ये होता था कि प्राइम मिनिस्टर अपनी जो उनकी मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, उनकी एडवाइस से, उनकी सलाह लेकर प्राइम मिनिस्टर कोई भी नाम दे देते थे प्रेसिडेंट को। तो जो प्रक्रिया थी वो निष्पक्ष नहीं थी, सरकार अपॉइंट, एक तरह से सरकार ही अपॉइंट करती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को। तो इसी के लिए PIL वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी। पहले 2015 में PIL गई, PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, फिर 2018 में सेम टॉपिक पर PIL गई थी, तो उसके बाद फिर कार्यवाही, सुनवाई शुरू हुई, और अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया है। अगर बात करें कितने हैं अभी इलेक्शन कमिश्नर्स, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक है, ऑफकोर्स चीफ हैं तो एक ही होंगे, और प्लस इलेक्शन कमिश्नर इस समय हैं 2, तो टोटल जो है 3 मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन में। अगर आपसे पूछा जाए क्या शुरुआत से 3 ही थे, तो आंसर होगा नहीं। शुरुआत से सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन फिर 1989 के टाइम पर क्या हुआ, सरकार और इलेक्शन कमिश्नर के बीच में विवाद देखने को मिला। बेसिकली उस समय जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो अपनी पावर्स का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, और मतलब मोर पावरफुल उस टाइम पर देखे गए इलेक्शन कमिश्नर। तो सरकार की पावर कम हो रही थी ऑफ कोर्स, जब वो अपनी पावर यूज़ करेंगे। तो ये वही टाइम है जब फ़ोटो ID कार्ड शुरू हो गया था, मतलब जो हमारा वोटर ID कार्ड होता है उसमें फ़ोटोज़ भी ऐड करनी शुरू कर दी थी। इसी तरह की बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। तो फिर इलेक्शन कमिश्नर की पावर कम करने के लिए सरकार ने क्या किया, 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने ये चीज़ हटा दी और इलेक्शन कमिश्नर को एक ही कर दिया। 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो ऐड किए थे वो हटा दिए गए, फिर एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसको चेंज किया। फिर पावर्स को लेकर भी ये था कि स्टार्टिंग में ये बोला गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो उनके अंडर बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, लेकिन फिर बाद में सभी चीज़ों में सुधार हुआ धीरे धीरे। और अभी हम फिलहाल देखते हैं 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जिनमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, और तीनों जो हैं तीनों बराबर स्थिति पर हैं, कोई भी किसी के अंडर नहीं है, तीनों बराबर स्थिति पर हैं। और अगर आती है फैसले की बात की, अगर डिसाइड कैसे करना है, कोई भी डिसीजन लेना है तो कैसे डिसाइड करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बोलेंगे वही होगा या बाकी 2 बोलेंगे या फिर तीनों बोलेंगे। तो इसके लिए ये बोला गया है, अभी जो हम फॉलो करते हैं चीज़ को, वो ये है कि तीनों मिलकर फैसला लेंगे। कोई भी फैसला लेना होगा तो अगर किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में जो मेजॉरिटी होगी उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। अब मेजॉरिटी 3 लोग हैं तो 2 की मेजॉरिटी चाहिए। तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी चीज़ के लिए हाँ कर रहे हैं और एक इलेक्शन कमिश्नर भी उसके लिए तैयार हैं, तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं चाहते कि वो चीज़ हो, लेकिन मेजॉरिटी चाहती है, 2 इलेक्शन कमिश्नर चाहते हैं कि फ़ैसला इस पक्ष में लिया जाए, तो वही फैसला होगा। ठीक है, तो अभी कोई भी सुप्रीम नहीं है, तीनों बराबर स्थिति पर हैं। इनके इलेक्शंस को लेकर अभी तक ट्रांसपेरेंसी और ये चीज़ें नहीं थी, जो कि अब कर दी गई है। ये 3 मेंबर्स होंगे कमेटी में जिनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। अगर हटाने की बात करें तो हटाना इनको इजी नहीं है, केवल 2 ग्राउंड्स पर हटा सकते हैं, मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो, और उस पर भी लोकसभा
और राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी से एक तो प्रूव हुई हो पहले ये बात कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया है या फिर इनकैपेसिटी है। अगर वो प्रूव हो गई है और फिर लोकसभा और राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट हटा देंगे। और फिर बात आती है पर्क्स, अलाउंसेस, सैलरी। तो ये जो हमारे CJI हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके बराबर ही इनको ये सारी चीज़ें सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है। और लास्टली टेन्योर यहाँ पर लिखा हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों का टेन्योर होता है 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। तो ये सारा हो गया आपका पूरा स्टैटिक रिवाइज हो गया इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है। अभी यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी फैक्चुअल यहाँ पर ऐड की गई हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो है एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है यूनियन और स्टेट के इलेक्शन प्रोसेस के लिए। स्टेब्लिश कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को, और इसी दिन को नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन है किस किस के इलेक्शन करवाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी के इलेक्शन कमिश्नर करवाता है। और आपको पता होगा कि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी गठन किया गया है। उसका काम क्या है? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के तो इलेक्शन कमीशन ही करवा रहा है, तो उसका काम ये है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और नगर पालिका उनके चुनावों को वो देखेगा। ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के चुनाव भी स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा, तो नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। ठीक है। अब आर्टिकल्स की बात करें तो पार्ट 15 जो है इसमें आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 ये बात करते हैं, ये डील करते हैं इलेक्शन कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, उसके जो कमिश्नर्स होते हैं, सारी चीज़ों से ये आर्टिकल्स डील करते हैं। फ़िलहाल हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कौन है? राजीव कुमार हैं, 25th नंबर के हैं ये। दो इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे हैं वो कौन से हैं? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो आप सब याद करते होंगे, सुकुमार सेन। हु वॉन 2023 पेन अमेरिका अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर? ये अवार्ड जीता है विनोद कुमार शुक्ला ने, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हिंदी राइटर हैं ये, 87 ईयर ओल्ड है ये, और इन्होंने जीता है 2023 पेन अमेरिका अवार्ड। ये अवार्ड जो है वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड लिटरेरी प्राइज़ है, वर्ल्ड वाइड इसको देखा जाता है। इनकी बहुत सारी नॉवेल्स रही हैं कमाल की, जैसे कि नौकर की कमीज़ 1979 की है। पोइट्री कलेक्शन लाइक सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 का ये इनका पोइट्री कलेक्शन भी है। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है 1999 में फॉर नौकर की कमीज़। अट्टा गलट्टा बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल बुक प्राइज़ इन्हें 2019 में मिला है, और मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में बहुत रिसेंटली ही मिला है। यहाँ पर देखते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 के बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अनुराधा रॉय को मिला है ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड इस नॉवल के लिए। हिंदी में मिला है बद्री नारायण को फॉर तुम्हारी के शब्द पोएट्री के लिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 में इंग्लिश मिला था नमिता गोखले को फॉर हर नॉवल थिंग्स टू लीव बिहाइंड, और हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला था सम्राट अशोक इनके प्ले के लिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में देखें तो एक लिटरेरी ऑनर है जो कि 1954 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। कितनी लैंग्वेज में ये दिया जाता है? तो 24 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है। इन 24 में से 22 लैंग्वेजेस तो वही हैं जो 8th शेड्यूल हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन की गई हैं। Who has been honored with Player of the Year award by the Asian Chess Federation? Player of the Year award ये मिला है डी गुकेश को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इन्हें अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली ही 2022 में महाबलीपुरम में जो 44th चेस ओलंपियाड हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता विद अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर ऑफ 911। मार्च 2022 में डी गुकेश ही बिकेम ओनली द 6th इंडियन टू ब्रेक द 2700 rating mark and the youngest grandmaster from the country to be rated above 2700। यहाँ पर देख लेते हैं पहले ग्रैंड मास्टर हमारे विश्वनाथन आनंद हैं, तमिलनाडु से 1988 में बने थे। 77th ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल महाराष्ट्र से 2022 में। 78th ग्रैंड मास्टर कौस्तव चैटर्जी वेस्ट बंगाल से 2023 में बने। 79th ग्रैंड मास्टर प्रनेश एम ये तमिलनाडु से 2023 में बने। और 80th कौन है? विघ्नेश एनआर चेन्नई के,
और 81st हैं सयंतन दास वेस्ट बंगाल से। इसके बाद यहाँ देखिए कोनेरू हम्पी, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर टाइटल जीता है और 8th एवर फीमेल ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो अभी तक 8 ही ग्रैंड मास्टर रही हैं, इसमें पहली इंडियन है कोनेरू हम्पी। रिसेंटली चंद्रशेखरन दास गुप्ता पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस, ये कौन थे? चंद्रशेखर दास गुप्ता, इनकी मृत्यु हुई है। ये एक फेमस डिप्लोमेट थे। यहाँ देखते हैं पद्म भूषण अवार्डी भी रह चुके हैं, 2008 में इनको मिला था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था और इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका टाइटल है वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर 1947-48, जिसमें इंडो पाकिस्तान वॉर जो हुआ था 1948 का, उसको डिस्कस किया गया है। यहाँ पर रिसेंट ऑबिचुरीज देख लेते हैं। तो तेलुगु फिल्म मेकर हैं के विश्वनाथ, इनका निधन हो गया था। फिर आर्किटेक्ट डॉक्टर बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट है मंजुला सुब्रमण्यम, ये फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी गुजरात की थी, इनकी मृत्यु हो गई। असमी पोएट नीलमणि फुकन, जिन्हें 56th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, इनकी मृत्यु हो गई है। पद्मश्री अवार्डी प्रभाबेन शाह, एक सोशल वर्कर थी। फिर हैदराबाद के लास्ट निज़ाम मुकर्रम जहाँ बहादुर, टर्की में इनका देहांत हो गया। फिर पॉलिटिशियन थे ये शरद यादव, इनकी मृत्यु हो गई है। वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी, इनकी मृत्यु हुई है। फिर फिल्म एक्ट्रेस जमुना, इनकी मृत्यु हो गई है। ब्राज़ील के फुटबॉलर थे ये पेले, इनकी मृत्यु हुई है। और लास्ट में परवेज़ मुशर्रफ, ये कौन थे? फॉर्मर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड पोर्टर प्राइज़ 2023, पोर्टर प्राइज़ 2023 ये किसको मिला है? तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री को मिला है। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, इसने पोर्टर प्राइज़ जीता है 2023 का। ये प्राइज़ जो है रिकॉग्नाइज करता है गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी को इन मैनेजिंग कोविड-19, ऑल्सो द अप्रोच एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, स्पेशली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आशा वर्कर्स टू क्रिएट PPE किट्स। ये जो अवार्ड है, ये प्राइज़ है, अनाउंस किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड US एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री को ये मिला है। यहाँ पर रिसेंट अवार्ड्स देख लेते हैं। SS राजामौली, इनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला RR के लिए एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। अडार पूनावाला पतंगराव कदम अवार्ड मिला। DY चंद्रचूड़ अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। R बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 रहीं। सरगम कौशल मिसेस वर्ल्ड 2022 रहीं। सोनाक्षी सिन्हा पेटा पर्सन ऑफ द ईयर। प्रभा आत्रे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। R विष्णु प्रसाद द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। आशा पारेख 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड। और PM मनमोहन सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय UK। वो वान थुओंग इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये वियतनाम के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। इनसे पहले कौन थे वियतनाम के प्रेसिडेंट? न्गुयेन जुआन फुक, आपने इनका नाम याद किया होगा, अब इनको भूल जाइए। वो वान थुओंग, इनको याद कर लीजिए। कैपिटल क्या है वियतनाम की? हनोई। करेंसी डोंग है यहाँ की। और जो वियतनाम है आसियान का एक मेंबर है। यहाँ पर न्यू PM और प्रेसिडेंट दिए गए हैं, जैसे कि शाहबुद्दीन चुप्पू, ये बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट बने हैं। ऋषि सुनाक जानते ही हैं, UK के नए PM। लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की नई PM हैं। और हमारे यहाँ पर ये आई हुई हैं रायसीना डायलॉग में, चीफ गेस्ट यही हैं। पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की। बेंजामिन नेतन्याहू, ये 6th टाइम इसराइल के PM चुने गए हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये नेपाल के PM हैं। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। और दिनेश गुणवर्धने यहाँ के PM हैं। फूमियो किशिदा जापान के PM। अब्दुल लतीफ़ राशिद, ये इराक के प्रेसिडेंट हैं। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के PM हैं। और अब्दुल फतेह LCC इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। और हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पर यही चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। टू होम पाकिस्तान PM अपॉइंटेड फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ फॉर करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर आपने कुछ समय पहले सुना होगा, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। इसके लिए पाकिस्तान के PM ने, कौन है अभी? शहबाज शरीफ, उन्होंने फर्स्ट एम्बेसडर को अपॉइंट किया है। ये कौन है? सरदार रमेश सिंह अरोड़ा हैं। ये अपॉइंटमेंट की गई है ताकि पूरी दुनिया से सिख पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट किया जा सके पाकिस्तान में। और अगर हम बात करें सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की, तो अभी फ़िलहाल ये सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हैं ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग माइनॉरिटीज़ विंग। अब लास्ट में हम आ गए हैं और ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ कंडक्टेड एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री 2023। कल हमने ये क्वेश्चन किया था डिस्कस।
आपको आंसर बताना है मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर नेपाल। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।